तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त होंगे। तो जैसा कि हम रिवर्स पढ़ रहे हैं और इस क्रम में गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हम पहले कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो चैनल को विजिट करके उन वीडियोस को बार बार देखें और डायग्राम बना करके उसकी प्रैक्टिस करें। अगर आप डायग्राम बनाना सीख जाएंगे तो आपको कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, आप बिल्कुल बहुत अच्छे से सारे प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो आज हम सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, उसकी कुछ सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने पहले पढ़ा कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील से निकलती है और उसके साथ साथ जब हमने गंगा को पढ़ा था तो गंगा की भी एक सहायक नदी थी घाघरा, जो मानसरोवर झील के दक्षिण से निकलती थी। इसी प्रकार और दो नदियां हैं जो मानसरोवर के ही आसपास से निकलती हैं। उनमें एक है सिंधु नदी, जिसको इंग्लिश में इंदस रिवर भी बोला जाता है। ये तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। लेकिन अगर आपसे हिमनद के बारे में पूछा जाए, यानी कि ग्लेशियर के बारे में पूछा जाता है, तो ये आपको दोनों में से कोई भी एक नाम मिल सकता है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग इसका नाम दिया गया है। तो इसको बोखारचू या फिर सानोख्याब नाम के ग्लेशियर से ये निकलती है। जब ये वहाँ से निकलती है तो तिब्बत में इसको सिंगी खम्बम के नाम से जाना जाता है, जिसका हिंदी में मतलब होता है शेर का मुख। ये तिब्बत से निकल के यहाँ तिब्बत में इसको सिंगी खम्बम के नाम से जाना जाता है। और ये भारत में दम्ब चौक, ये सिर्फ भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य में फ्लो करती है, बहती है, और वहाँ पर ये एंटर करती है दम्ब चौक से। वहाँ से एंटर करने के बाद ये लद्दाख व जांस्कर की जो श्रेणियाँ हैं हिमालय की, उनके बीच से बहती है और बहते हुए ये आगे जाके निकल के पाकिस्तान में जाके अरब सागर में गिर जाती है। इसकी कुल जो लंबाई है वो 2880 किलोमीटर की है, जबकि जो इसकी भारत में बहने वाली लंबाई है वो 1114 किलोमीटर की है। इसकी कुछ बहुत महत्वपूर्ण नदियां हैं जो सहायक नदियां हैं, जिनके बारे में प्रश्न आपसे पूछे जाते रहे हैं। उनमें से कुछ तो ऐसी हैं जिनका सभी को पता रहता है, आप लोगों ने ज़रूर पढ़ी होंगी। लेकिन अब पेपर का ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हुआ है और इसमें उन नदियों के बारे में पूछा जाने लगा है जो जिन नदियों को हम लोग इग्नोर कर देते थे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम उन इम्पोर्टेंट रिवर्स का पढ़ेंगे जिनसे अभी तक क्वेश्चन बनते हुए आए हैं और उन पर और किस किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो इसकी जो सहायक नदियाँ हैं, सबसे पहले झेलम नाम की नदी है जो जम्मू कश्मीर के वेरीनाग झील से, आपको कहीं कहीं पर इसको शेषनाग भी कहा जाता है, तो वेरीनाग झील से निकलती है। वहाँ से निकलने के बाद ये श्रीनगर जो नगर है वो इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। और वहाँ से निकलने के बाद ये वुलर झील, जो कि कश्मीर की झील है, मीठे पानी की झील है, वहाँ से होकर के ये आगे जाके चिनाब नाम की एक नदी में मिल जाती है। चिनाब हिमाचल प्रदेश में दो नदियाँ, एक चंद्रा और एक भागा नाम की दो धाराएं तंडी नाम के स्थान पर आकर के मिलती हैं और वहाँ से इसका नाम चंद्रभागा पड़ जाता है। इसी को बाद में चिनाब भी कहा जाता है। चिनाब सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है तथा झेलम नदी आकर के चिनाब में मिल जाती है। झेलम नदी की एक और सहायक नदी है किशनगंगा। किशनगंगा नदी पर किशनगंगा प्रोजेक्ट बन रहा है जो भारत तथा पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूटेड था, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो झेलम के बारे में और मुख्य बिंदु ये हैं कि तुलबुल तथा उरी नाम के प्रोजेक्ट भी इसी नदी पर स्थित हैं। चिनाब जो कि सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, इस पर भी सलाल, बगलिहार व दुलहस्ती नाम के 3 प्रोजेक्ट स्थित हैं। इसके बाद रावी नाम की नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के निकट से निकलती है, जो कि वहाँ से निकलने के बाद चिनाब में मिल जाती है। चमेरा तथा थीन डैम नाम के प्रोजेक्ट भी रावी नदी पर स्थित हैं, ये आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद रोहतांग दर्रे के पास से ही ब्यास कुंड नाम के स्थान से एक और नदी निकलती है, ब्यास नाम की। वो मानसरोवर झील के ही पास में एक दूसरे ताल, उसको उसका हिस्सा कह सकते हैं। अगर आपको ये राकस ताल नहीं एग्जाम में मिलता है तो आप उसको मानसरोवर लगा सकते हैं। तो राकस ताल से सतलज नाम की नदी निकलती है, जिसको तिब्बत में लंगचे खम्बम के नाम से जाना जाता है। आपसे इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि कौन सी नदी को तिब्बत में लंगचे खम्बम के नाम से जाना जाता है अथवा कौन सी नदी को सिंगी खम्बम के नाम से जाना जाता है। झेलम के बारे में एक और पॉइंट मैं भूल गया था, ये भारत व पाकिस्तान के बीच में प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। मुजफ्फराबाद से मंगला के बीच में ये नदी भारत तथा पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण करती है, ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद सतलज को राकस ताल से निकलती है, तिब्बत में उसको लंगचे खम्बम के नाम से जाना जाता है। ये भारत में हिमाचल प्रदेश से प्रवेश करती है और जहाँ से प्रवेश करती है उस रास्ते को, उस दर्रे को, वो है सिपकिला।
यानी कि हिमाचल प्रदेश में सिपकीला दर्रे से होकर के सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है और उसका नाम सतलज पड़ जाता है, क्योंकि तिब्बत में उसको लंगचे खम्मम के नाम से जाना जाता है। भाखड़ा नागल डैम हिमाचल प्रदेश में इसी नदी पर स्थित है। इसके बाद ब्यास नदी आकर के पंजाब के हरीके नामक स्थान पर सतलज नदी से आकर के मिल जाती है। इस नदी से जहाँ पर ये दोनों नदियों का मिलन होता है, वहीं से हरीके बैराज नामक स्थान पर वहीं से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, जो कि राजस्थान की जीवन रेखा के नाम से भी जानी जाती है। इसके बाद ये नदी भी आकर के चिनाब में मिल जाती है। इन पांचों नदियों को मिलाकर के पंचनद के नाम से जाना जाता है तथा पंजाब को 5 नदियों की भूमि भी कहा जाता है। इसके बाद ये चिनाब नदी पाकिस्तान के मिठानकोट में जाकर के सिंधु नदी से मिलती है और आगे जाकर के ये कराची के पास अरब सागर में जाकर के गिर जाती है। तो आपसे इसकी जो मुख्य जो सहायक नदियाँ थी उनके बारे में अगर आपसे कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी है। आपको इस डायग्राम को कई बार बना करके देखें, ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। इसके अलावा कुछ और छोटी नदियाँ हैं जिनके बारे में बस आपको इतना याद रखना है कि ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। आपसे हो सकता है कि क्रम भी पूछा जाए तो इनको क्रम से ही याद रखें। नुब्रा नाम की नदी भी इसमें आकर के मिलती है, श्योक, फिर गिलगिट, फिर स्वाट, काबुल, झोब, ये भी इसकी सहायक नदियां हैं। आपसे विभिन्न प्रकार के एग्जामों में इनके बारे में प्रश्न पूछा जाता रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है अथवा नहीं है। तो अगर आप इसको डायग्राम से याद करना चाहें तो बड़े आराम से, बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं और बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बार बार डायग्राम को बनाएं, कोशिश करें, पहले देख करके बनाने की कोशिश करें, उसके बाद खुद से बिना देखे बनाने की कोशिश करें, सारी चीज़ों को डिनोट करने की कोशिश करें, रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें जैसे मैंने यहाँ पे किया है। तो आपको ये निश्चित ही दो से तीन बार बनाने के बाद में आपको याद हो जाएगा। फिर आप किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न आराम से कर पाएंगे। अगर आप डायग्राम को अगर आपको याद करने में कुछ कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप छोटी सी एक ट्रिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखे देता हूँ, अगर आपको पसंद आए तो उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। झोंका स्वाति के दिल का शोक नहीं सहा। ये हमने इधर की तरफ से इसको क्रम में लिया है। झो से झोब, का से काबुल, स्वाति से स्वाट, दिल से गिलगिट, शोक से श्योक, नहीं से नुब्रा और सहा से आप चाहो तो सिंधु भी कर सकते हो या फिर सिंगी खम्बम भी कर सकते हो। इसके अलावा ये जो इधर वाली नदियां हैं 1960 में भारत तथा पाकिस्तान के बीच, क्योंकि ये जितनी भी नदियां हैं सारी भारत में बहने के बाद पाकिस्तान में इनका पानी जाता है, तो 1960 में भारत व पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि के नाम से एक ट्रीटी हुई थी। उसमें क्या था, उसमें ऊपर वाली 3 नदियां जैसे कि सिंधु, झेलम तथा चिनाब, इसका भारत केवल 20% पानी ही इस्तेमाल कर सकता है। बचा हुआ 80% पानी उसको पाकिस्तान के लिए छोड़ना होगा। इसी तरह से नीचे की जो 3 नदियां हैं रावी, व्यास तथा सतलज, इनका 80% पानी इंडिया यूज़ कर सकता है, बाकी का 20% उसको पाकिस्तान के लिए छोड़ना होगा। इनको भी आप अगर आप क्रम में याद रखेंगे तो बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि इसके ऊपर प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी नदी का पानी भारत 20% इस्तेमाल कर सकता है तथा कौन सी नदी का पाकिस्तान 20% इस्तेमाल करता है। तो अगर हम इनको याद करना चाहें, ट्रिक वगैरह कुछ नहीं है, बस अगर आप समझना चाहें तो समझ सकते हैं। ये इसको हम इंग्लिश में इंडस बोलते हैं, इसको ये चिनाब है चाइना, तो यानी कि इंडिया चाइना को झेल रहा है। इंडिया चाइना को झेल रहा है किस वजह से? क्योंकि पाकिस्तान उसको सपोर्ट करता है। तो आप इससे इस तरह से याद रख सकते हैं कि पाकिस्तान को जो 80% पानी इस्तेमाल जिन नदियों का करते हैं वो है इंडिया चीन को झेल रहा है, यानी कि इंडस, झेलम एंड चिनाब। इन 3 नदियों का पानी पाकिस्तान 80% इस्तेमाल करता है तथा भारत केवल 20% इस्तेमाल कर सकता है। बाकी की जो 3 नदियां हैं रावी, व्यास और सतलज, इनका पानी भारत 80% इस्तेमाल कर सकता है और उसको बस 20% पानी पाकिस्तान के लिए भेजना होगा। अगर आप इनको याद रखना चाहें तो इसके लिए आप लिख सकते हैं राबियासत। आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा। रावी, व्यास और सतलज,
आप इसको रूबी का लियाकत के नाम से ज़्यादा अच्छे से याद कर रख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ आई होंगी और आप बार बार अगर इसको एक बार में समझ नहीं आता है तो वीडियो को फिर से देखें, डायग्राम बनाने की कोशिश करें। अब इन नदियों के कुछ पुराने प्राचीन नाम भी हैं जिनको किसी और नामों से इनको जाना जाता है, जैसे कि झेलम को वितस्ता के नाम से भी जाना जाता था, चिनाब को हमने बात की थी चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है, सतलुज को शतद्रु के नाम से भी जाना जाता है, ब्यास को विपाशा के नाम से भी जाना जाता है, रावी को इरावती के नाम से भी जाना जाता है। आपसे एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सी नदी का प्राचीन नाम कौन सा था, तो आप इसको नोट करते रहें। वितस्ता झेलम का ही दूसरा नाम है, इरावती रावी का दूसरा नाम है, विपाशा ब्यास का दूसरा नाम है और शतद्रु सतलुज का दूसरा नाम है। आप इस सब चीज फिर से एक बार वीडियो को रिपीट करके देखें अगर आपको समझ नहीं आया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, सारी चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए, और अगर नहीं भी पसंद आता है तो भी कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको इसमें क्या पसंद नहीं आया है। और अपना ख्याल रखें, घर में बंद रहें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में अगले टॉपिक पर। थैंक यू वेरी मच।